Hello everyone, welcome in the next video for the class 8 and the topic is force and pressure। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर दोबारा फोर्स एंड प्रेशर लेकर आ गए। बिल्कुल सही, क्योंकि इस वीडियोस में हम समझेंगे फोर्स एंड प्रेशर का वो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जिसके लिए बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। जिन बच्चों को फोर्स एंड प्रेशर का सारा कंसेप्ट मालूम है, स्टॉप दैट वीडियो, अपना दूसरा काम करिए। जिनको नहीं मालूम है और जो एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं, प्लीज़ मूव दिस वीडियो और आप इस वीडियोस को देखकर अपने सारे कंसेप्ट्स को फील कर सकते हैं कि आखिर वो सारी चीज़ें क्या है। So without wasting the time, take out the pen and copies and start making the notes because you all know that without pen and copy, if you're watching this video is none of your use। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग फोर्स से। फोर्स तो बच्चों आपको सबको मालूम है, आप लोगों ने क्लास 5-6 से पढ़ा है कि फोर्स जो होता है इट इज द पुल और push of an object. The pull or push of an object is called force। अब बहुत सारे बच्चों को यही समझ में नहीं आता कि सर पुल क्या होता है और पुश क्या होता है। बच्चों पुल और पुश को एक बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं। जिस बॉडी की भी बात हो रही है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब ऐसा कोई भी चीज जिसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं। ओके आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़कर पुल कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं या पुश कर रहे हैं, अपने से दूर भेज रहे हैं, तो उसी को कहते हैं फोर्स। दैट्स इट, और इसके अलावा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट होगा, आप लोगों ने ये महसूस किया होगा जब कभी आप अपने फ्रेंड से मिलते थे तो कभी ना कभी आपने अपने फ्रेंड्स को पीछे से धक्का दिया होगा या कभी कभी उसे अपनी तरफ खींचा होगा। ये दोनों ही काम फोर्स को इंडिकेट करता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि आप जब भी किसी बॉडी को या किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, अपने बॉडी की तरफ लाते हैं तो उसको हम पुल कहते हैं, और कभी भी आप उस ऑब्जेक्ट को अपने बॉडी से दूर ले जाते हैं तो उसको हम पुश कहते हैं। चेक कर लीजिए, सपोज दैट अगर यहाँ पर एक बॉक्स है और इस जगह पर आप खड़े हैं, है ना, मैं किसी का भी यहाँ पर नाम ले सकता हूँ, मान लो यहाँ ए करके कोई आदमी है। अब अगर ये बॉक्स इस आदमी ने इसको पकड़ के अपनी तरफ खींचा, तो आप जरा कमेंट करके बताइए इस ए ने बॉक्स को पुल किया या पुश किया। कमेंट करिए, वीडियो को पॉज करिए और कमेंट करिए। अगर आप इन सारे फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर में फील करके पढ़ना चाहते हैं तो आपका कमेंट्स ज़रूरी है। कमेंट्स में सिर्फ आप अपना आंसर बताइए कि ये आंसर क्या होगा, किस वीडियो में, कौन से जगह पर, कितने सेकंड्स में मैंने कहा कि आपका ये क्वेश्चंस क्या है। तो देखिए, अगर मैंने अभी बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी भी फोर्स लगाने वाले के तरफ आता है ना, उसकी तरफ आता है तो इसको पुल कहते हैं। और अगर यही बॉक्स ये ए ऑब्जेक्ट और भी अपने से दूर रखे, दूर ले जाए, मतलब वो पुश कर रहा है। मतलब इस केस में पुल हो रहा है और इस केस में पुश हो रहा है। क्लियर है सबको? पुल एंड पुश समझ में आ गया? तो ये जो बच्चों पुल एंड पुश करते हैं इसी को हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है? फाइन, वेरी गुड। अब देखो, एक्चुअली जब हम किसी मॉल्स में जाते हैं, लॉकडाउन के चलते सभी कुछ बंद था, पर अब कल से ये सारी चीज़ें खुल रही हैं। इसका मतलब हो गया जब आप मॉल्स में जाओगे, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जाओगे, कभी कभी आप बैंक में जाते हैं और उसके दरवाजे के शीशे पे लिखा हुआ रहता है पुल और पुश। और पता है हम लोग क्या करते हैं? सोचते हैं अरे कहाँ अंदर करें या बाहर करें। आज के बाद ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, एक बार में ही कंसेप्ट पकड़ के रख लो। वो अलग बात है कि वो दरवाज़ा अगर ख़राब हो तो वो टूट जाएगा। अगर आप बाहर से अंदर जा रहे हैं और सामने में लिखा हुआ है पुल मतलब उस दरवाजे को पकड़ना है और अपनी तरफ खींचना है। पुल मतलब उस ऑब्जेक्ट को अपने बॉडी की तरफ लाना है, यानी अपनी तरफ खींचना है। अगर उस दरवाजे के ऊपर बाहर से जाते समय पुश लिखा हुआ है, मतलब आप उस दरवाजे को पकड़कर अपने बॉडी से दूर रखेंगे, दूर ले जाएंगे, और ये समझो कि वो पुश हो रहा है। तो बच्चों ये सारी चीज़ें जो आपने पुल एंड पुश के बारे में पढ़ी, इसको प्लीज़ अप्लाई करिएगा अगर कभी आप बाहर जाते हैं तो। अगर नहीं जाते हैं तो कोई बात नहीं। क्लियर है पुल एंड पुश? तो ज़रा कमेंट करके एक आंसर और बताइए। इफ़ यू आर ड्रॉइंग द रोप और द बकेट फ्रॉम द वेल, इट मीन्स इफ यू आर पुशिंग और पुलिंग। कमेंट योर आंसर। इफ यू आर पुलिंग द बकेट विद द रोप फ्रॉम द वेल, यू आर पुलिंग और पुशिंग द रोप। चलिए आंसर बताइए। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट करिए दैट इट इज पुशिंग ऑफ द बकेट और इट इज द पुलिंग ऑफ द बकेट।
चेक करना किसको पुल या पुश कर रहे हो, किसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, बकेट के ऊपर, कुएं से लगा रहे हो, है ना, कुएं के अंदर से पानी निकालने के लिए। तो जब आप कुएं से पानी निकाल रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट का, यानी ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ, बकेट है, ये बकेट आपकी तरफ आ रहा है या आपसे दूर जा रहा है, और कमेंट करके जल्दी से मुझे बताइए इट इज द पुल और द पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर है बच्चों? चलिए अब बच्चों नेक्स्ट करते हैं हम लोग कि फोर्स जो होता है, हमने ये तो समझ लिया कि फोर्स जो होगा इट इज अ पुल और पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लेकिन कहानी ये है कि सर हम कितने जोर से खींचेंगे या कितने जोर से धक्का देंगे, वो जितना स्ट्रेंथ है उसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं रहता। और बच्चों वो जो स्ट्रेंथ है, जिस ताकत से हम ये पुल और पुश कर रहे हैं, उसी को फोर्स कहते हैं, और उसको एक्सप्रेस करने के लिए कुछ यूनिट होता है। जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं, आप लोगों ने पढ़ा है कि what is the SI unit of length? It is the meter. What is the SI unit of mass? It is the kg. And what is the SI unit of time? It is the second. यानी हर चीज को मेजरमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ यूनिट होता है। उसी तरह इन द सिमिलर मैनर आपने कितनी जोर से धक्का दिया और कितनी जोर से खींचा, इसको भी मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ यूनिट होना चाहिए। और आपको जानकर यह अच्छा लगेगा कि द SI unit of force is न्यूटन, जिसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। जी हाँ, ये वही न्यूटन साहब हैं जिनके सिर के ऊपर एप्पल गिरा था, और वहीं से आपको ग्रेविटेशन का कंसेप्ट आ गया था। उनको सम्मान देने के लिए फोर्स का जो यूनिट है उनको न्यूटन दे दिया गया। ठीक है, तो न्यूटन साइंटिस्ट का भी नाम है और साथ ही साथ फोर्स का यूनिट भी है, दैट इज द न्यूटन। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ओके, वेरी गुड। अब कहानी ये है बच्चों कि इसके ऐसा यूनिट को फोर्स, मैंने कहा ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो गया, न्यूटन हो गया। अब कितना पुल एंड पुश कर रहे हैं, इसको एक्सप्रेस करने के लिए दो चीज चाहिए। मतलब इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द फोर्स वी नीड पहला मैग्नीट्यूड, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, और दूसरा बच्चों डायरेक्शन चाहिए। ये दोनों चीज़ों का कंसेप्ट अक्सर बच्चों में बहुत कंफ्यूजन पैदा करता है, दैट व्हाट वी मीन अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड व्हाट वी मीन अबाउट द डायरेक्शन। बार बार आपकी किताबों में ये सारी चीज़ें लिखी हुई रहती हैं और बच्चे यही नहीं समझते हैं और वहाँ पर उनका कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन क्या है। ज़रा कोशिश करते हैं समझने का। अगर आप कभी किसी दुकान में जाते हैं और उनको बोलते हैं दुकान वाले को कि अंकल मुझे 1 kg चीनी चाहिए, देखो आपने क्या बोला, यू वांट 1 kg शुगर, 1 kg शुगर। ज़रा देखो बच्चों, आपको चाहिए क्या था, शुगर चाहिए था, और शुगर को आपने किस में एक्सप्रेस किया, 1 जो हो गया, ये जो 1 लिखा आपने, इसी नंबर को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। और बच्चों केजी जो हो गया ये इसका यूनिट है, यानी शुगर को हम केजी में मापेंगे। उसी तरह जब फोर्स को मापना हो तो उसको हम न्यूटन में मापेंगे। मान लो मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, 10 न्यूटन, तो 10 हो गया उसका मैग्नीट्यूड और न्यूटन हो गया उसका यूनिट। क्लियर है? मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट इट्स सिंपली अ न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड कुछ और नहीं, जो नंबर्स होते हैं वही मैग्नीट्यूड होता है। तो इसका मतलब फोर्स को एक्सप्रेस करने के लिए एक नंबर का होना जरूरी है, और वो नंबर कुछ भी हो सकता है, जितना जोर से आप धक्का लगा रहे हैं या जितना जोर से आप उसको खींच रहे हैं, चाहे पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं। अगर आप अपने फ्रेंड्स को पकड़कर खींचते हो अपनी तरफ, तो आप वो बोलते हैं ना, अरे बहुत जोर से लगा। बहुत जोर से मतलब आपने बहुत ज्यादा न्यूटन का फोर्स लगाया, इसलिए उसको जोर से लगा। अगर आपने बहुत जेंटली अपने तरफ खींचा होता तो बोलता अरे बहुत धीरे से खींच रहा है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब जरूर आपका फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो थोड़ा कम नंबर का है। क्लियर? जैसे अगर हम बोलते हैं 1 kg शुगर, मतलब 1 बोलना जरूरी है। अगर मैं जाके सिंपली दुकान वाले को बोलूं कि मुझे चीनी दो, वो बोलेगा कितना, तो इसका मतलब आप बोलोगे कि मुझे कुछ नंबर आप बताना पड़ेगा, 1 kg, 2 kg, 100 ग्राम, 200 ग्राम, कुछ भी बताना पड़ेगा। उसी तरह अगर आपने किसी को पुल किया या पुश किया तो आपको साइंस में एक्सप्रेस करने के लिए वो कुछ नंबर बताना पड़ेगा कि सर मैंने उसको इतने न्यूटन से खींचा, इतने न्यूटन से उसको धक्का दिया। क्लियर हो रहा है सबको? वेरी गुड, नोट कीजिए इसको। इसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं।
ओके बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं डायरेक्शन के बारे में। फॉर एग्जाम्पल देखो, ध्यान से समझना। अभी अभी मैंने इससे पहले एक एग्जाम्पल आपको लिखा था इस जगह पर, है ना। सभी बच्चे इसमें फोकस करेंगे कि इसका एग्जाम्पल्स मैंने क्या दिया था। जरा फील करो कि अगर यहां पर कोई बॉक्स है, अगर यहां पर कोई बॉक्स है और आप इस जगह से धक्का लगा रहे हो, है ना, इस तरफ से। जरा बताओ तो, आप यहां पर हैं ए पॉइंट पे और आप फोर्स लगा रहे हैं। जरा बताओ, पुल कर रहे हो या पुश कर रहे हो, कमेंट करो। ओके, जो भी आपका कमेंट हो। एक्चुअली हम अपने बॉडी से दूर ले जा रहे हैं, इस बॉक्स को हम अपने बॉडी से दूर ले जा रहे हैं, मतलब हम एक्चुअली में इसको पुश कर रहे हैं। अब ध्यान से समझो बच्चों, अगर मैं पुश कर रहा हूं तो ये ऑब्जेक्ट किस तरफ जाएगा, इधर जाएगा या इधर जाएगा? कंफर्म करिए, मतलब पॉइंट पी की तरफ रहेगा या क्यू की तरफ रहेगा? एग्जैक्टली अगर मैं इस तरफ से धक्का लगा रहा हूं तो मेरा ऑब्जेक्ट इधर यानी क्यू डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो फोर्स लग रहा है उसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी है। जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, मान लो मैंने लगाया 100 न्यूटन का फोर्स, तो 100 न्यूटन का फोर्स कहीं ना कहीं डायरेक्शन भी प्लेस्ड कर रहा है, ठीक है। और जनरली फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो फोर्स के उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी जब हम फोर्स लगाते हैं तो डायरेक्शन चेंज भी हो सकता है, जिसके बारे में और भी हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अभी आप सिंपली समझ लो कि अगर हम लोगों ने फोर्स लगाया तो उसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन है, कुछ ना कुछ डायरेक्शन है। अगर डायरेक्शन नहीं होगा तो वो फोर्स नहीं कहा जाएगा। इसीलिए सेकंड पॉइंट यानी डायरेक्शन, यानी फोर्स को एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड मतलब एक नंबर भी चाहिए, उसके साथ उसका यूनिट और एक डायरेक्शन भी होना चाहिए। मतलब अगर मैं बोल दूं कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और अगर मैं पूछूं कि इफ आई एम अप्लाइंग द फोर्स टुवर्ड्स वेस्ट, अगर मैं इस बॉक्स के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं वेस्ट की तरफ, देन द बॉक्स विल मूव टुवर्ड्स द ईस्ट और वेस्ट। कमेंट करिए, इट विल मूव टुवर्ड्स द वेस्ट। तो वेस्ट डायरेक्शन बताना पड़ेगा, मतलब द 100 न्यूटन इज द मैग्नीट्यूड एंड वेस्ट डायरेक्शन। ये दोनों चीजें एक्सप्रेस करनी है, दोनों चीजें लिखनी होती हैं जब हम फोर्स को बता रहे होते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर मैं उल्टे डायरेक्शन से करूं, अगर मैं वेस्ट की तरफ से लगाऊं तो ये आपका डायरेक्शन ईस्ट हो जाएगा। क्लियर? कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इफ आई बिन पुलिंग द बॉक्स, पुलिंग मतलब अपने बॉडी की तरफ लाना, तो सेम डायरेक्शन ईस्ट की तरफ से खींच रहा हूं तो ईस्ट की तरफ चला जाएगा। तो इसका मतलब हो गया बच्चों कि इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द फोर्स वी नीड बोथ द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। व्हाट द मैग्नीट्यूड मीन्स, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, जो नंबर लिखा जाता है वो नंबर ही मैग्नीट्यूड होता है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? गुड। अब क्वेश्चन ये है कि फोर्स हम लोगों को कौन कौन सा इफेक्ट, ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं, किसी भी चीज को पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं, ये कौन कौन से इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स यानी आपने किसी को पुल किया या पुश किया तो क्या हो सकता है, जरा सोचो। ठीक है, हम एक एक करके एग्जांपल्स देखते हैं और बात करते हैं। मान लो कि ये एक बॉल है और इस बॉल को मैंने किसी पेपर के ऊपर रख दिया, ये रहा एक पेपर के ऊपर मैंने रख दिया, ठीक है। अब इस पेपर को मैंने इसके ऊपर रखा, ध्यान से रखते हैं, इधर रखते हैं, पेपर को के ऊपर मैंने रख दिया। अब ये देखो, यहाँ शुरू में ये बॉल क्या होगा, रुका हुआ है, रुका हुआ है। अगर बॉल रुका हुआ है मतलब इसके ऊपर अब कोई मैंने फोर्स अभी लगाया नहीं, ठीक है। अब अगर मैं हल्का से भी यहाँ से फोर्स लगाऊं तो बॉल मूव करेगा, ठीक है, बॉल मूव करेगा। यानी अगर मैंने फोर्स लगाया, यहाँ पर मैंने धक्का दिया फोर्स को, बॉल को, तो ये मूव करना शुरू करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई बॉडी, यहाँ बॉडी कौन है, बॉल है, ये कैसा पोजीशन में था, रेस्ट पोजीशन में। रेस्ट मतलब होता है बच्चों रुका हुआ, या स्टेशनरी पोजीशन, स्टेशनरी का भी मतलब होता है रुका हुआ। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा तो फोर्स लगने पर वो मोशन में भी आ सकता है। जब तक फोर्स ना लगे वो बॉल जहां है वहीं रहेगा। क्लियर? मतलब फोर्स लगने से स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हो सकता है। स्टेट मतलब अवस्था। ये बॉल कौन से स्टेट में था, रेस्ट में था, और जैसे ही मैंने फोर्स लगाया इसका स्टेट ऑफ रेस्ट किस में चेंज हो गया, स्टेट ऑफ मोशन में। क्लियर है? अच्छा जरा सोचो, फुटबॉल आप खेलते हो, आपने ग्राउंड में फुटबॉल खेलना शुरू किया, किसी ने बॉल को किक किया तो बॉल वहां से आ रहा है यानी बॉल मोशन में है, और आपने पैर से उसको रोक दिया। अब बताओ बॉल का स्टेट क्या था, स्टार्टिंग में मोशन में था, आपने पैर से रोक दिया, वो अब किस स्टेट में आ गया, रेस्ट में आ गया। तो हम बोलेंगे द स्टेट ऑफ द बॉल विच इज इन मोशन इट कम्स टू द स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी स्टेट ऑफ मोशन से स्टेट ऑफ रेस्ट में आ गया।
इसका मतलब फोर्स लगने के कारण ही रेस्ट में आया। अगर आपने पैर से नहीं दबाया होता, पैर से उसको पुश नहीं किया होता, तो शायद वो बॉल मूव करता ही रहता। तो बच्चों ये जो ऑब्जेक्ट की ये जो प्रॉपर्टी है कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, जब तक कि बाहर से कोई हम फोर्स ना लगाएं, जब तक कि हम बाहर से कोई फोर्स ना लगाएं। इसी थीम को न्यूटन्स ने कहा था लॉ ऑफ इनर्शिया। इसी को बच्चों क्या कहते थे हम लोग? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया बात करेंगे इसका मतलब ये क्या बोलता है लॉ ऑफ इनर्शिया? लॉ ऑफ इनर्शिया ये बोलता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल कंटिन्यू इन रेस्ट, and if the object is in motion will continue in motion until and unless an external force applies on it। अगर कोई बॉडी रुका हुआ है तो बच्चों वो रुका ही रहेगा। जैसे आपका घर, आपके घर में आपका कोई भी टीवी है, फ्रिज है, वो सब रुका हुआ है ना। लेकिन जैसे ही अगर आप कोशिश करो कि उस टीवी को उठा के साइड करें, यानी आप फोर्स जब तक ना लगाओ, क्या वो टीवी अपने से उठ के वहां जाएगा किसी दूसरे प्लेस में? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इसी तरह से अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, अगर कोई बाहर से उसको एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। इसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, इसका मीनिंग क्या हो गया? यही बच्चों लॉ ऑफ इनर्शिया ही आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो क्या कहता है, इफ द ऑब्जेक्ट, कहां से यहां लिख दे रहे हैं, इफ द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट it will continue in rest, वो रेस्ट में ही रहेगा, it will continue in rest, and if the object is in motion if the object is in motion it will कंटिन्यू इन मोशन। लेकिन ये कब तक? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा और मोशन में है तो मोशन में रहेगा, लेकिन कब तक? विल कंटिन्यू इन मोशन। कब तक? जब तक कि बाहर से कोई फोर्स न लगे, अनटिल एंड अनलेस, है ना, जब तक, अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइज ऑन इट। कितना सिंपल है, फोर्स अप्लाइड ऑन इट, किसके ऊपर? उस बॉडी के ऊपर। जब तक कि बाहर से कोई फोर्स ना लगे तब तक वो नहीं स्टेट ऑफ रेस्ट में होगा और ना ही मोशन में आएगा। ठीक है, तो अब बताओ इफेक्ट ऑफ फोर्स में क्या क्या हो सकता है, जरा देखो तो। सबसे पहला ये कि ये स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकता है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में चेंज कर देगा, मतलब फोर्स लगने पर कोई रुका हुआ ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा। इसी को कहते हैं फर्स्ट इफेक्ट ऑफ द फोर्स। मतलब इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट एक साथ पढ़ना है, स्टेट ऑफ रेस्ट किसका? ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? दूसरा क्या कर सकता है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकते हैं, जैसे वो फुटबॉल के बारे में बात किया। इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर है ये दोनों पॉइंट? यानी फोर्स लगने पर ये दोनों प्रभाव देखने को मिल सकता है, उसी को इफेक्ट बोलते हैं। इफेक्ट मतलब क्या प्रभाव है, वैक्सीन लेने के बाद क्या प्रभाव है, उसका इफेक्ट क्या है। ठीक है, उसी तरह फोर्स लगने के बाद इफेक्ट क्या है उस बॉडी के ऊपर, जिसके बारे में हम लोग पढ़ना चाहते हैं। अच्छा, और क्या हो सकता है बच्चों? और हो सकता है द फोर्स कैन चेंज द साइज और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब बच्चों फोर्स लगेगा तो किसी का साइज और शेप भी चेंज हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? देखो तो जरा सा, ये रहा आपका, ये मेरा एक इंक जो है, मार्कर इंक है, उसका एक डब्बा है। अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊं, अभी देखो ये ऐसा, अगर मैं फोर्स लगाऊं तो क्या इसका शेप चेंज हो रहा है? देखो तो, मैंने जोर से फोर्स लगा, इसका शेप चेंज हो गया। ठीक है, अगर आप एक बैलून लो, उस बैलून में हवा भरो और उसको दबाओ, देखो उसका शेप चेंज हो जाएगा। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो टूथपेस्ट वालों का। ठीक है, कभी हमारे पास टूथपेस्ट शुरू में आता है तो बहुत ही अच्छे से रहता है, हम लोग उसको निकालते जाते हैं और लास्ट में पूरा उसका शेप एकदम पतला कर देते हैं दबा कर। हमने क्या किया? दबाया, और उसके चलते उसका शेप जो होता है वो चेंज हो सकता है। मतलब ये साइज और शेप को भी चेंज कर सकता है। कौन चेंज कर सकता है? फोर्स चेंज कर सकता है। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वन, और क्या कर सकता है? फोर्थ वन, इट मतलब कौन? फोर्स। इट कैन ऑल्सो चेंज द
इट कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डायरेक्शन ऑफ एन, यानी किसी में अगर फोर्स लग रहा है, उसका पुल हो रहा है या पुश हो रहा है, तो उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। मान लो अभी अभी खास तौर से क्रिकेट चल रहा है ना, अभी अभी आईपीएल भी चला गया होकर, तो क्या होता है उसमें, बॉलर ने बॉल किया तो बॉलर का डायरेक्शन एक दिशा में जा रहा है, बैट्समैन की तरफ जा रहा है। अब बैट्समैन के बैट से वो बॉल हिट किया गया, पता चला बॉल तो उधर से आ रहा था, लेकिन बैट्समैन ने जब हिट किया तो उसका डायरेक्शन उल्टा चला गया। यानी उस फोर्स के चलते उस ऑब्जेक्ट का, किस ऑब्जेक्ट का, बॉल का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गया। मतलब ये सब आपके इफेक्ट्स ऑफ फोर्स हैं। चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, चेंज इन द स्टेट ऑफ डायरेक्शन, चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, एज वेल एज द चेंज इन द साइज और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी आज के बाद कभी भी आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स क्या क्या कर सकता है, तो आप बता सकते हैं उसका मोशन चेंज कर सकता है, उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है, उसका साइज और शेप चेंज कर सकता है, और साथ ही साथ उसका स्टेट ऑफ मोशन भी, अगर मोशन में है तो वो उसको रोक भी सकता है। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स। जल्दी से नोट करिए, जल्दी से इसको नोट करिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, अब आपको मालूम है कि जो फोर्स का यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, मतलब SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों को आज तक ये पता ही नहीं चला कि न्यूटन कितने जोर का होता है ना। अगर आपने अपने फ्रेंड्स के पीठ पे हल्का सा लगा दिया और आप बोलो मैंने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया है, 100 न्यूटन के फोर्स से मारा है, ठीक है। दो कार अगर कोलाइड करते हैं तो कितने न्यूटन के फोर्स से लगा। तो बच्चों इसको थोड़ा एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। एक्चुअली फोर्स जो होता है इसके बारे में थोड़ा आप अलग क्लासेस में पढ़ेंगे। आप ये समझ लो कि फोर्स जो होता है इसका एक फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। F इज इक्वल टू m इंटू ए, मास किसी का बॉडी का, आपको चाहिए फोर्स, आपको चाहिए 1 न्यूटन। तो सिंपली देखो बच्चों 1 न्यूटन कब आएगा, मास का यूनिट क्या होता है kg, और एक्सेलरेशन का यूनिट मैं बता देता हूँ, इट इज अ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है, आपको फील करना है कि सर 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है। तो बच्चों 1 kg मास का कोई ऑब्जेक्ट हो और उसका एक्सेलरेशन हो रहा हो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, एक्सेलरेशन का मतलब वो मूव कर रहा हो, ऐसे समझ लो। क्लास 8 के हिसाब से बता रहा हूँ, क्लास 9 में जब जाना होगा तो आपको पता चलेगा था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। मैं वहाँ नहीं जा रहा, बस सिंपली समझ लो कि कोई बॉडी मूव कर रहा है इस एक्सेलरेशन में। तो बच्चों इन दोनों को इंटू करने पर ये आना चाहिए। अगर 1 न्यूटन का डेफिनेशन आ जाए तो हम बोल सकते हैं, लिख लो जरा सा, 1 न्यूटन का डेफिनेशन कभी कभी आता है, द फोर्स इज सेड टू बी, कोई भी फोर्स 1 न्यूटन कब होगा, इज सेड टू बी 1 न्यूटन इफ, नोट करिए, द फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन इफ इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ, इफ इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ कितना, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किसका, ऑफ 1 kg बॉडी। 1 kg बॉडी का अगर इसका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से वो मूव कर रहा हो ऑफ 1 kg बॉडी, तो हम बोलेंगे कि उसमें जो फोर्स लग रहा है वो 1 न्यूटन का है। लेकिन आपको वहां जानने की जरूरत नहीं, आप सिंपली समझ लो। आप जब किसी दुकान में जाते हैं ना, तो आज एक काम करना, क्या करना बच्चों, आप देखोगे वेट होता है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं। पहले के समय में लोग तराजू रखते थे और तराजू में वो जो वेट रहता है 100 ग्राम का, हाफ kg का, 1 kg का, आप उन अंकल से पूछकर 100 ग्राम का वेट अपने हाथों में इस तरह ऊपर रख लेना, ठीक है। जैसे मान लो अगर ये वेट है 100 ग्राम का, 100 ग्राम, कम नहीं ना ज़्यादा, 100 ग्राम का वेट को अपने हाथ के ऊपर रख लेना, और वो जितना भी फोर्स आपके हाथों पर लगा रहा है, जितना भी फोर्स वो आपके हाथों के ऊपर लगा रहा है, समझो वो 1 न्यूटन है। क्लियर, वो 1 न्यूटन है। ये कैसे 1 न्यूटन आया, इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। आज सिर्फ आप इतना ही जानो, क्योंकि हम लोगों को अभी बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स भी कंप्लीट करना है। यानी 1 न्यूटन फोर्स को आप एक्सपीरियंस कर सक रहे हो। यानी अगर आप 100 ग्राम का कोई भी वेट लेकर अपने हाथों में इस तरह नीचे रखो, इस तरह हथेली के ऊपर रखो, और वो जितना आपको यहाँ धक्का लगा रहा है, जितना आपको वेट फील हो रहा है, फोर्स जितना फील हो रहा है, समझ लो कि वो 1 न्यूटन का फोर्स है। क्लियर है, इसके बारे में हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। एक्चुअली जो फोर्स होता है ना बच्चों, वो 2 तरह से हम लोग इसके बारे में पढ़ना है। होते हैं फोर्स बहुत सारे, लेकिन उस फोर्स को समझने के लिए हम लोगों को पहले बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स के बारे में थोड़ा जानने की ज़रूरत है।
तो चेक करते हैं हम लोग बैलेंस फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। टॉपिक डाल लीजिए सभी बच्चे, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। नोट करिए, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। सभी बच्चे टॉपिक डालिए और तैयार रहिए। ओके बच्चों, अब हम लोग समझेंगे बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्सेस के बारे में। बच्चों, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस को कुछ हम ऐसे समझ सकते हैं, कोई भी इस दुनिया में ऑब्जेक्ट है, हो सकता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रहे हों, ठीक है। लेकिन बच्चों, जो बैलेंस फोर्स होगा उसका कहानी क्या होगा, इसको समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एक बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है और बॉक्स के इधर पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, यहाँ भी एक रस्सी लगा हुआ है, स्प्रिंग कर दिए चाहे रस्सी लगा हुआ है, ठीक है। समझो ध्यान से, एक आदमी ए है, एक आदमी बी है, ये है आपका ईस्ट डायरेक्शन सपोज दैट, और ये है आपका वेस्ट डायरेक्शन। अब ए आदमी क्या कर रहा है, इस स्प्रिंग को पकड़कर अपनी तरफ खींच रहा है और बी आदमी जो है इसी बॉक्स को इसी तरफ खींच रहा है, ठीक है। मतलब फोर्स लगा रहा है, ए भी फोर्स लगा रहा है बॉक्स के ऊपर और बी भी फोर्स लगा। कमेंट करिए, ए और बी पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं, ए खुद क्या कर रहा है और बी खुद क्या कर रहा है, कमेंट करिए, ठीक है। अगर आपने पीछे से सारा चीज देखा हुआ है तो आप बता सकते हैं ए और बी एक्चुअली में ये बॉक्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ए जो है बॉक्स को अपनी तरफ मतलब पुल, बी भी अपनी तरफ खींच रहा है मतलब ये भी पुल, ए भी अपनी तरफ खींच रहा है मतलब दोनों पुल कर रहे हैं। अब कहानी देखो क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि फोर्स को अगर एक्सप्रेस करना हो तो हमें मैग्नीट्यूड बताना है। अगर मैं बोलता हूं ए इस बॉक्स को 4 छोड़ दो, एक काम करते हैं 50 कर देते हैं, 50, और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो 50 क्या है, मैग्नीट्यूड, है ना, याद रखना नंबर जो होता है वो मैग्नीट्यूड होता है। मतलब ए जो है इस बॉक्स को 50 न्यूटन से अपनी तरफ खींच रहा है, और बी भी इस बॉक्स को अपनी तरफ 50 न्यूटन से खींच रहा है। क्लियर? क्या डायरेक्शन दोनों का सेम है या अपोजिट है? ये ईस्ट डायरेक्शन में ए जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में खींच रहा है और बी जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में खींच रहा है। लेकिन क्या दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, 50 न्यूटन एंड 50 न्यूटन? यस, इट इज इक्वल। तो बच्चों, ऐसा फोर्स अगर दोनों तरफ बराबर हो, अब आप मुझे बताओ सेम फोर्स है, क्या बॉक्स हिलेगा? कमेंट करिए, विल द बॉक्स विल मूव फ्रॉम इट्स पोजीशन? क्या ये बॉक्स अपने पोजीशन से मूव करेगा? यस और नो, कमेंट करिए। बिल्कुल नहीं, द बॉक्स विल नॉट मूव। क्यों नहीं करेगा? अरे समझ लो ना, यहाँ पर आप हैं, यहाँ कोई आपका भाई है या कोई आपकी बहन है, वो दोनों एक ही ताकत से खींच रहे हैं, 50 न्यूटन 50 न्यूटन, वही तो फोर्स है ना। फोर्स को क्योंकि साइंस में एक्सप्रेस करना होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के हिसाब से। अब दोनों से एक ही तरह से फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या ये बॉक्स कहीं मूव करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसका मतलब यही तो है बैलेंस फोर्स, यानी ये जो फोर्स लगा रहा था इसका फोर्स को इसने बैलेंस कर लिया। अच्छा, एक चीज और देखो, क्या बैलेंस फोर्स कभी भी अकेला फोर्स है? बिल्कुल नहीं, ये भी फोर्स लगा रहा था, ये भी फोर्स लगा रहा था। मतलब बैलेंस फोर्स को अगर डिफाइन करना हो तो कम से कम ये जरूर बोलना होगा, इट इज अ पेयर ऑफ फोर्सेस। बच्चों, दो भी फोर्स हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम दो होना जरूरी है, तभी हम बैलेंस फोर्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे। किसको बैलेंस कर रहा है? ए वाले फोर्स को बी ने बैलेंस किया, या हम कह सकते हैं बी वाले फोर्स को ए ने बैलेंस कर दिया। क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? यही है आपका बैलेंस फोर्स। सो वी कैन से इट इज, बैलेंस फोर्स के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। बैलेंस फोर्स क्या होता है पहले ये समझते हैं। इज अ पेयर ऑफ फोर्स, कम से कम एक पेयर होना चाहिए, पेयर ऑफ फोर्स, मतलब ये भी 50 न्यूटन, ये भी 50 न्यूटन, विच आर, देखो कितना इजी। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, 50 न्यूटन 50 न्यूटन? बिल्कुल सही। विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब, कमेंट करिए, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, वेरी गुड। विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड क्या डायरेक्शन सेम है? ए ईस्ट की तरफ, बी वेस्ट की तरफ, क्या डायरेक्शन सेम है? बिल्कुल नहीं, यानी एंड अपोजिट डायरेक्शन, यानी एंड अपोजिट डायरेक्शन। सो इट इज अ पेयर ऑफ फोर्स विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट एक्शन। इसी को तो बैलेंस फोर्स कहते हैं, इसी को तो बैलेंस फोर्स कहते हैं। अब आप मुझे बताओ, अभी आपने बोला जितनी भी चीजें मैंने बताई वो सारी चीजें यहां लिख दो, वही बैलेंस फोर्स है। क्या बॉक्स मूव किया?
मतलब इसने भी पुल किया, इसने भी पुल किया, दोनों ने फोर्स लगाया, क्या उस फोर्स का कुछ इफेक्ट आया? कुछ इफेक्ट आया? ये बॉक्स कहीं मूव किया, कुछ डायरेक्शन चेंज किया, कुछ का साइज शेप में चेंजेस हुआ? बिल्कुल नहीं। यानी इसका जो नेट रिजल्टेंट है, इसका जो नेट रिजल्टेंट है 50, ये 50 माइनस 50 दैट इज 0, दैट इज 0। मतलब कुछ हुआ ही नहीं, जीरो फोर्स। यानी बैलेंस फोर्स में डायरेक्शन अगर अपोजिट होता है तो इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया जाता है और इससे आपका बैलेंस फोर्स निकल जाता है। तो बैलेंस फोर्स इज अ पेयर ऑफ फोर्स विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट एंड इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। द नेट रिजल्टेंट, इसी को बच्चों बोलते हैं नेट। ये जो आपका 50 माइनस 50 क्या है ना, ये एक्चुअली में क्या है, ये है आपका नेट फोर्स। नेट मतलब ये 50 न्यूटन 50 न्यूटन दोनों मिलकर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितने जोर का और इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, कौन कितने फोर्स का, कितने न्यूटन का और फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, वो उसका नेट फोर्स है। सो द नेट फोर्स ऑफ इसका, ठीक है, द नेट फोर्स विल बी जीरो, विल बी जीरो, विल बी जीरो। याद रखना बैलेंस फोर्स का जो नेट फोर्स होता है इसको हम, ये हमेशा जीरो होता है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, नेट फोर्स को ही एक और नाम से जानते हैं बच्चों, रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट, रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये आया कि सर बॉक्स मूव ही नहीं किया, बॉक्स मूव नहीं किया मतलब 50 माइनस 50 जीरो हो गया, रिजल्टेंट फोर्स क्या है? जीरो है। तो आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स विल बी जीरो, रिजल्टेंट फोर्स जीरो कब हो सकता है? तो आप बोल सकते हैं इन द केस ऑफ द बैलेंस फोर्स विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड इन अपोजिट डायरेक्शन द रिजल्टेंट फोर्स विल बी जीरो। रिजल्टेंट फोर्स उसका क्या होता है? जीरो होता है। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? चलिए जल्दी से इसको नोट करिए। आई होप कि आपको बैलेंस फोर्सेस समझ में आ गया होगा। अब मूव करेंगे हम अनबैलेंस फोर्स की तरफ। चलो बच्चों बात करते हैं अब अनबैलेंस्ड फोर्सेस को लेकर। अभी टॉपिक है हमारा अनबैलेंस्ड फोर्सेस, और ये भी समझते हैं इसको भी और उसके बाद जानने की कोशिश करते हैं। आपके घर में एक बहुत बड़ा बॉक्स है ना, ये बहुत बड़ा बॉक्स है और आप इस बॉक्स के ऊपर ताकत लगा रहे हैं 50 न्यूटन का, लेकिन बॉक्स इतना बड़ा है कि वो हिल ही नहीं पा रहा। ये आपका ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा बोलना ज़रूरी है। फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड के ऊपर और एज वेल एज डायरेक्शन। यानी फोर्स को एक्सप्रेस करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए? एक नंबर चाहिए और डायरेक्शन भी बताना होगा कौन से डायरेक्शन में। अच्छा, ये इधर ईस्ट हो गया, इधर मान लो वेस्ट हो गया। आपने लगाया 50 न्यूटन का फोर्स, बॉक्स नहीं मूव कर रहा। ओके ठीक है, चलो तो इसको हम मान लेते हैं F1। F1 इज इक्वल टू कितना? 50 न्यूटन। F1 मतलब आपका फोर्स है, पहला आदमी का, ये फर्स्ट आदमी का फोर्स F1 मान लिया। अच्छा, दूसरा आदमी है, अब इस पहले आदमी ने दूसरे आदमी को बुलाया, अब वो आदमी आया और फिर उसने भी इसी डायरेक्शन में जिसके साथ साथ मिलकर धक्का लगाना शुरू कर दिया। मान लो इसकी ताकत थोड़ी कम थी, इसने लगा दिया 40 न्यूटन का फोर्स, ठीक है, लेकिन दोनों किस दिशा में लगा रहे हैं? क्या सेम डायरेक्शन है? यस, पहला वाला भी वेस्ट डायरेक्शन की तरफ लगा रहा था, दूसरा वाला भी वेस्ट डायरेक्शन की तरफ लगा रहा है। यानी इसको हम F2 बोल सकते हैं। F2 इज इक्वल टू 40। अब अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि ये बॉक्स कहाँ मूव करेगा, ठीक है, तो इसको कहते हैं नेट रिजल्टेंट। मतलब रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, कितना ताकत कितना फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है इस बॉक्स के ऊपर। तो देखो पहला था, इस केसेस में हम F1 प्लस F2 कर देते हैं। यानी पहला फोर्स कितना था? 50, और दूसरा कितना था? 50 न्यूटन लगाना जरूरी है, और दूसरा कितना था? 40 न्यूटन। 50 न्यूटन प्लस 40 न्यूटन इट बिकम्स 90 न्यूटन। और लिखना जरूरी है, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन भी बताना जरूरी है। 90 न्यूटन किस तरफ? टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट साइड। क्लियर है? तो बच्चों ऐसा फोर्स जब बैलेंस नहीं हो, दोनों अलग अलग फोर्स लग रहे हो या सेम भी फोर्स लग रहा हो, अगर डायरेक्शन सेम हो, तो ऐसी चीजों को हम अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। पहचानेंगे कैसे सर? सिंपली पहचान लो, अनबैलेंस फोर्स कभी भी जीरो नहीं होगा। बस हो गया, कहानी खत्म। अनबैलेंस फोर्स कभी भी जीरो नहीं होगा, है ना, कभी भी जीरो नहीं होगा। ये भी एक तरह का पेयर ऑफ फोर्सेस है, पेयर ऑफ फोर्सेस है। दो आदमी दो मिलके फोर्स लगा रहे हैं और साथ ही साथ 4 लगा सकते हैं, 10 जितना भी होगा सबको प्लस कर देंगे। अच्छा, एक कहानी और भी आता है। क्या कहानी आता है? चलो एक बात करते हैं। एक छोटा सा बॉक्स है, इसके मुकाबले थोड़ा छोटा बॉक्स था, ठीक है, छोटा बॉक्स था। अब देखो कभी कभी क्या होता है, आप यहां से धक्का लगा रहे हो, मान लो आपने लगाया 100 न्यूटन का फोर्स, पहला आदमी लगाया 100 न्यूटन का फोर्स। अच्छा, बॉक्स छोटा है, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि जल्दी से लेके चला जाए। कभी कभी ऐसा होता है ना, आपके स्कूल में कभी कभी बोला जाएगा ओके चलो ये बेंच को थोड़ा सा आगे पीछे कर लो,
तो आपके बेंच का जो पार्टनर है, हाँ, वो क्या करता है, एक इधर से पकड़ता है, एक इधर से पकड़ता है, लेकिन डायरेक्शन एक ही तरफ, ठीक है। तो हो सकता है ये जो दूसरा आदमी इस तरफ आके धक्का लगा रहा था, हो सकता है वो आदमी इधर भी इस तरफ आके, साइड वेस्ट साइड से आके, ये ईस्ट साइड हो गया या वेस्ट साइड, यहां से आके इस बॉक्स को पकड़कर फिर से इधर ही धक्का ले जाए, देखो यहां पर, और इसने मान लो लगा दिया 50 न्यूटन का फोर्स। अब चेक कर लो सभी बच्चे, ध्यान से चेक कर लो क्या हो रहा है, ध्यान से चेक कर लो क्या हो रहा है। इसी डायरेक्शन में ले गया, देखो कहानी एक ही है दोनों का ये डायरेक्शन सेम हो रहा है, ऐसा है मतलब ये इधर कर रहा है, ठीक है। तो सेम चीज ऐसे केसेस में भी हम इन दोनों को प्लस करेंगे, 100 + 50 दैट इज नोन एज 150। अगर डायरेक्शन सेम है और वो मूवमेंट शो हो रहा है तो इसका हम लोग हमेशा प्लस करेंगे, ठीक है। एक कहानी और देखते हैं, चलिए थर्ड केस। मान लो एक बॉक्स है, ये रहा बॉक्स, यहां पर एक रस्सी बंधा हुआ है, यहां पर एक और रस्सी बंधा हुआ है। बच्चों यहां पर जो आदमी खड़ा है इस फोर्स को, इसको पुल कर रहा है 50 न्यूटन से, ठीक है, ये हो गया ईस्ट डायरेक्शन। और बच्चों यहां जो बी आदमी है इसको पुल कर रहा है 100 न्यूटन से, और ये हो गया वेस्ट डायरेक्शन। जरा जल्दी से बताओ कि इसका नेट फोर्स क्या होगा। नेट फोर्स मतलब रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए। रिजल्टेंट फोर्स, डायरेक्शन अलग अलग है, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, कमेंट करिए फटाफट। तो मुझे उम्मीद है आपने इसका नेट फोर्स निकाल लिया होगा। बच्चों ध्यान दो, जब कभी भी कोई फोर्स अलग अलग दिशा में लग रहा होता है तो ऐसे केसेस में हम हायर से लोअर को माइनस कर देते हैं, मतलब 100 न्यूटन माइनस 50 न्यूटन, दैट इज अ नेट रिजल्टेंट कितना हो गया 50 न्यूटन। मतलब इस ऑब्जेक्ट के, इस बॉक्स के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब ये मत बोलना सर इधर भी 100 न्यूटन ले लेंगे तो क्या होगा। बच्चों जब यहाँ भी 100 न्यूटन, यहाँ भी 100 न्यूटन, तो क्या ये अनबैलेंस फोर्स रहेगा या बैलेंस फोर्स रहेगा। इट इज अ बैलेंस, चाहे यहाँ 100 कर लो चाहे यहाँ 50 कर लो, एक ही बात है। क्लियर है। तो इससे दो चीज पता चली, क्या पता चली, फर्स्ट केसेस में अगर कोई भी फोर्स, कोई भी अनबैलेंस फोर्स अगर एक ही डायरेक्शन में लग रहा है तो हम इसका जो नेट फोर्स है वो एडिशन करके पता करेंगे। मतलब लिख सकते हैं फर्स्ट केसेस में अनबैलेंस फोर्स, जो आपके किताबों के लैंग्वेज है, अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, अनबैलेंस फोर्सेस एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन कंबाइन बाय एडिशन। यानी देखो डायरेक्शन का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर डायरेक्शन आपने नहीं देखा तो आपका सारा आंसर गलत आ जाएगा। ये जरूर चेक करो, ये बॉक्स देखो इसका डायरेक्शन सेम था, दोनों फोर्स लग रहा था, दोनों डायरेक्शन सेम था। यहां भी दो फोर्स लग रहा था लेकिन उसका भी डायरेक्शन इसी तरफ है, देखो ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, इसका डायरेक्शन सेम था। मतलब ऐसे फोर्सेस को हम, अगर मुझे नेट फोर्स निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है तो मैं प्लस करूंगा। अच्छा सेकंड केस में, ये लास्ट वाला केस में क्या था, दो अगर अनबैलेंस फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट कहां लिख दें, यहां लिख देते हैं, अनबैलेंस फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर अपोजिट डायरेक्शन तो क्या होगा बताओ। द नेट फोर्स इज इक्वल टू इट कंबाइंस बाय सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ऐसे कर लो। द नेट फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अनबैलेंस फोर्स इज अ नॉन जीरो फोर्स। याद रखना, अगर कोई बोलता है कि कोई फोर्स, अ पेयर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं और वो टोटल जीरो आ रहा है, नेट फोर्स उसका जीरो, तो समझ लेना बच्चों कि वहां पर बैलेंस फोर्स है। अगर कहीं लिखा हुआ है अ नॉन जीरो फोर्स, नेट नॉन जीरो फोर्स, याद रखना अनबैलेंस फोर्स में हमेशा नेट नॉन जीरो फोर्स होगा। ये जीरो कभी नहीं हो सकता। अगर जीरो नहीं है तो इसी को कहते हैं नॉन जीरो, मतलब उसका आंसर कभी भी जीरो नहीं आएगा, जीरो आ गया तो बैलेंस फोर्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको अनबैलेंस फोर्सेस। यस। अब कहानी है कि बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या क्या कर सकते हैं। बच्चों देखो एक सिंपल सा एग्जांपल, ये रहा वो बॉल, अगर मैंने अपने पाम, ये मेरी हथेली, इसको पाम बोलते हैं, यहां पर मैंने बॉल रख लिया और अपनी दोनों हथेली के बीच में इसको रख के प्रेस किया। मैं अगर यहां से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, यहां से भी 5 न्यूटन का, तो ये बॉल मूव नहीं करेगा। सिर्फ अंतर ये रहेगा कि इसका साइज और शेप जो हो सकता है वो चेंज, देखो थोड़ा पचक गया, देखो इधर से भी हो गया, इधर से भी हो गया,
मतलब वो थोड़ा सा कंप्रेस्ड हो जाएगा। मतलब बैलेंस फोर्स अगर बराबर हो तो वो साइज और शेप को चेंज कर सकता है। याद रखना, बैलेंस्ड फोर्स अगर जो होगा, कहाँ लिख दें, इसको मिटाते हैं, सबका हो गया, अदरवाइज आप वीडियो को पॉज करके तो लिख ही सकते हैं। यानी बैलेंस फोर्स क्या क्या आ सकता है, बैलेंस फोर्स कैन चेंज द, वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंस फोर्स कैन चेंज द साइज एंड, पहला, बैलेंस्ड फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। बट डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। एक साथ पढ़ना है इसको, स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और स्टेट ऑफ मोशन, अगर कोई मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और रेस्ट का जो उसका स्टेट है और मोशन का जो स्टेट मतलब अवस्था, उसको वो चेंज नहीं करेगा, ठीक है। यानी उसको मोशन में नहीं लाता, अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रखेगा, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मतलब उसको किसी भी तरह से मोशन में नहीं लाएगा। लेकिन क्या कर सकता है, उसके शेप और साइज को चेंज कर सकता है। लेकिन बच्चों जो अनबैलेंस फोर्स है ना, वो दोनों कर सकता है, यानी वो साइज और शेप को भी चेंज कर सकता है। नहीं होता है, कोई गाड़ी आया और बहुत जोर से किसी बाइक वाले को मार दिया, क्या हो गया, साइज और शेप, चेहरा वहरा सब गया, काम खत्म, ठीक है। दूसरा अगर स्टेट ऑफ रेस्ट, कोई गाड़ी टकराया तो जाहिर बात है स्पीड से आ रहा था, अचानक रुक गया, तो स्टेट ऑफ मोशन में था, स्टेट ऑफ रेस्ट में आ गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ आप बता सकते हैं कि ये दोनों काम कर सकता है, अनबैलेंस फोर्स। क्लियर। चलिए अब हम लोग बच्चों बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। जल्दी से इसको नोट करिए ताकि हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस को कंप्लीट कर लें। बच्चों टाइप्स ऑफ फोर्सेस को पढ़ने से पहले एक चीज़ और समझ लीजिए कि जो फोर्स होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फोर्स लगा रहा है, ये हम न्यूटन से मेज़र करते हैं। और जनरली फिजिक्स लैब में एक हमारे पास डिवाइस होता है जिसका नाम होता है स्प्रिंग बैलेंस। और इसी स्प्रिंग बैलेंस से हम क्या मेज़र करते हैं, फोर्स मेज़र करते हैं, कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है। साथ ही साथ उसके वेट को भी बारे में पता करते हैं। जनरली आप अपने बुक में देख सकते हैं, एक तरह का मशीन रहता है जहाँ पर दो तरह के कैलिब्रेशन होते हैं, इस तरफ भी रहता है और इस तरफ भी रहता है। एक तरफ आपका फोर्स पता चलता है और एक तरफ आपका वेट पता चलता है, कितना वेट का लगा और कितना, और एक में उसके साथ ही साथ एक स्प्रिंग लगा रहता है, और नीचे में एक तरह का हम हैंगिंग क्लिप भी बोल सकते हैं, इसी के ऊपर ऑब्जेक्ट को टांगा जाता है। तो जनरली ये हमारे लैब में प्रेजेंट रहता है स्प्रिंग बैलेंस। लेकिन आप कभी कभी ये भी देखते होंगे एलपीजी गैस वाले जो रखते हैं अपने पास वेट मापने के लिए, है ना, आप देखते होंगे एक स्प्रिंग में इस तरह का हुक रहता है और इसी हुक से वो सिलेंडर को उठाते हैं और अपना वेट जो होता है उसको मेज़र करते हैं। तो उससे भी आप समझ सकते हैं वो एक तरह का वेइंग मशीन होता है। वेइंग मशीन मतलब सिर्फ उसका वेट पता चलता है। तो और जो स्प्रिंग बैलेंस होता है वो क्या होता है, जनरली इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, वेट भी बताता है और साथ ही साथ कितना फोर्स लग रहा है वो भी बताता है। तो एक बार देख लीजिए, मैं एक आपको ले चलता हूँ उस जगह पे जहाँ पर हम लोगों ने उसको दिखाया है कि कैसे एलपीजी वाले इन सब का वेट मेज़र करते हैं। उस डिवाइस से सिर्फ वेट मेज़र होगा, फोर्स नहीं, जबकि स्प्रिंग बैलेंस से ये दोनों चीज़ें मेज़र हो सकती हैं। क्लियर है। तो वो जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो स्प्रिंग बैलेंस नहीं है, लेकिन इसी तरह से वो काम करता है, उसी तरह से काम करता है जिसमें हम वेट के बारे में पता कर सकते हैं। तो चलते हैं जहाँ पर वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे हाथों में एक स्प्रिंग बैलेंस है, लेकिन इस बैलेंस से हम फोर्स को नहीं माप सकते, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ वेट को माप सकते हैं। ये आपका पकड़ने के लिए नीचे में आपका एक रिंग दिया हुआ है और यहाँ पर देखिए एक पॉइंटर है, ठीक है, ये पॉइंटर। जनरली ये पॉइंटर जितना भी वेट नीचे होगा उस वेट के हिसाब से जितना भी दूर में जितना भी उसका वजन होता है वो उस पर यह पॉइंटर वहाँ जाकर रुक जाता है। लेकिन जो आप लोग स्प्रिंग बैलेंस देखते हैं उसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो वेट के लिए और साथ ही साथ न्यूटन, दैट इज़ द फोर्स मापने के लिए, यानी कितना न्यूटन का फोर्स है और कितना वेट उसको लगा रहा है। बच्चों ये रिंग है, मैं इसको करके दिखा दे रहा हूँ कि ये रिंग से कैसे आप लोग किसी भी वेट को माप सकते हैं। देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी मेरे हाथों में एक वेट बैलेंस है, इट्स नॉट अ स्प्रिंग बैलेंस। तो हम लोग ये काम करते हैं, एक सिलेंडर को मेज़र करते हैं, ठीक है। तो एक सिलेंडर को मेज़र कर रहे हैं, ये थोड़ा खाली सिलेंडर है और आप सभी लोग चेक करके बताओ ऑब्जर्वेशन क्या है, जल्दी से बताओ कितना वेट है। वीडियो पॉज करो, जल्दी से करो। चलो फिर
अब आप जल्दी से अपना कमेंट में बताइए कि कितना वेट आपने देखा। ये सिर्फ वेट है, इट्स नॉट अ फोर्स। तो अगर फोर्स को करना होगा तो हमें स्प्रिंग बैलेंस लेना होगा, लेकिन वो इसी तरह का ही एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। जनरली उसमें सिर्फ ग्रेजुएटेड मार्किंग किया जाता है, जहाँ पर एक तरफ आपका वेट और एक तरफ आपका न्यूटन के बारे में बताने के लिए, यानी फोर्स के बारे में बताने के लिए वहाँ दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारा वेट सिलेंडर्स और स्प्रिंग बैलेंस किस तरह का होता है। ठीक है, चलते हैं अपने क्लासरूम में। बाय। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वो समझ में आ गया होगा इस वीडियोस को देखने के बाद कि एक्चुअली स्प्रिंग बैलेंस किस तरह काम करता है ना। वहाँ पर मैंने आपको वेट के बारे में बताया कि वो वेट कितना था उस सिलेंडर्स को उठा के, और आपने गेस किया, सभी लोगों ने अपना अपना कमेंट लिखा कितना वेट दिख रहा था आपको। वो वेट दिख रहा था, फोर्स नहीं। फोर्स का मतलब कितना पुल और पुश, यानी वो सिलेंडर जो है वो नीचे की तरफ, यानी नीचे की तरफ अपना वेट शो कर रहा है, यानी धरती उसको खींच रही है। इसका मतलब ये हो गया कि अब हमें टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ने की ज़रूरत आ पड़ी है। यानी अगर हम समझ गए कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस कौन कौन से होते हैं तो हमारे लिए बहुत ही ईजी रहेगा टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं। तो बच्चों जनरली ये फोर्सेस को हम दो ब्रॉड कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। पहला होता है कॉन्टैक्ट फोर्सेस, और बच्चों दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स लग रहा है तो जो बॉडी फोर्स लगा रहा है और जिसके ऊपर लगा रहा है, दोनों को एक दूसरे से इंटरैक्ट करना चाहिए। आई एम यूजिंग द टर्म इंटरैक्शन ऑफ द बॉडी। अच्छा, इंटरैक्शन ऑफ द बॉडी, इसका कहने का मतलब क्या हुआ? मतलब एक दूसरे के संपर्क में आने चाहिए, एक दूसरे के संपर्क में आने चाहिए। अगर वो एक दूसरे के इंटरैक्शन में नहीं आएगा तो फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, भले ही वो टच भी हो सकता है और विदाउट टच भी हो सकता है, दोनों की बात समझिए। मान लो कभी कभी आपने देखा होगा कि हम लोग अपने बातों को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ कहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम आंखों से ही बहुत सारी बातें कह देते हैं। तो बच्चों एक तरह से जो वर्ड्स है जो मेरे मुंह से निकल रहा है वो एक तरह का कॉन्टैक्ट है, समझ लो। और आइज से अगर मैंने बोला, यानी वहां पर मैंने कोई शब्द नहीं बोला लेकिन फिर भी आपको वो चीज़ समझ में आ गई। तो सेम उसी तरह यहाँ भी, लेकिन इंटरैक्शन होगा तभी ना, यानी अगर कोई मेरे आमने सामने आएगा तभी वो मेरी आंखों को देख सकता है, अदरवाइज वो नहीं देख सकता। उसी तरह कॉन्टैक्ट फोर्स में जब भी हम बात करेंगे उस फोर्सेस का, तो कम से कम दो बॉडी जो होगा ये आपके फिजिकल कॉन्टैक्ट में होना चाहिए, टच करना चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूं कि मुझे बॉक्स को यहां से वहां करना है तो मेरा हाथ और बॉक्स में टच होना चाहिए। मुझे अगर इस बोर्ड को यहां से वहां हटाना हो तो मुझे बोर्ड को पकड़ना होगा, सो इट इज अ कॉन्टैक्ट, मेरा हाथ और बोर्ड का कॉन्टैक्ट हो गया। लेकिन कुछ फोर्सेस ऐसे भी होते हैं जो कॉन्टैक्ट में नहीं होते। इसका मतलब शुड नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट, मतलब आंखों से ही बातें हो जा रही हैं, नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होगा, टच नहीं करेगा, लेकिन दूर से ही उसका इफेक्ट शो कर रहा है, या तो उसको पुल कर लेगा या पुश कर लेगा, दूर से ही। जैसे मैग्नेट को आप रखो सामने आयरन आर्टिकल का, बिना टच किए आपको खींच लेगा, है ना, इसका मतलब वो कॉन्टैक्ट नहीं है। समझ रहे हैं सभी लोग? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके सर, समझ तो रहे हैं, मगर इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? डेफिनेशन वाले ध्यान दो, डेफिनेशन वाले, है ना, अगर आप समझ गए तो उसका डेफिनेशन खुद से क्रिएट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में। ठीक है, द फोर्स, यहां लिखते हैं द फोर्स विच acts on an object, the force which acts on an object when the objects are in physical contact with each other, तो बच्चों जब वो फिजिकल कांटेक्ट में हो, टच हो, और अगर वो फोर्स एक्ट हो रहा है तो समझ लेना कि वो कांटेक्ट फोर्स है। सर इसका एग्जांपल बता दीजिए। चलो कमेंट करो आप लोगों ने तो पढ़ा है, ज़रा कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल कमेंट करिए सभी बच्चे, कौन कौन सा हो सकता है ज़रा बताइए। इट इज़ चलिए जल्दी वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद कमेंट करिए। ठीक है, चलिए इसमें बच्चों जनरली आपके बुक्स में दो एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है मस्क्यूलर फोर्स और दूसरा है फ्रिक्शनल फोर्स।
फ्रिक्शनल फोर्स का तो पूरा चैप्टर ही है, फ्रिक्शन, है ना। ये जो सेकंड फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स, इसका तो पूरा चैप्टर ही है फ्रिक्शन, जो आपके बुक में पढ़ना है ना। उसके लिए भी मैंने एक वीडियो दिया, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, ताकि आप वहाँ से फ्रिक्शन चैप्टर को कंप्लीट कर सकें। हो सकता है उसका ऑडियो क्वालिटी थोड़ा उतना बढ़िया ना हो, मगर आप यूज़ करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और मस्क्यूलर फोर्स, नाम से ही पता चल रहा है आपके बॉडी के मसल्स का यूज़ हो रहा है। अगर मान लो मैंने इस बोर्ड को हाथ से उठा के वहाँ किया, चलो बताओ मैं कौन से एजेंट का यूज़ कर रहा हूँ, मैं अपने हाथ के मसल्स का यूज़ करके पहुँचा रहा हूँ। अगर मैंने फुटबॉल को किक किया तो फुटबॉल और मेरा पैर दोनों एक दूसरे को टच करेंगे। क्या कभी ऐसा होगा कि फुटबॉल वहीं पर हो और मैंने सिर्फ पैर दिखाया और वो भाग गया बिना कांटेक्ट का? नहीं होगा। यानी मेरे पैर का मसल्स, पैर के मस्क्यूलर फोर्स की वजह से, उस बॉल के ऊपर एक्ट होने की वजह से वो अपना कुछ शो कर रहा है, यानी फिजिकल कांटेक्ट दिख रहा है। क्लियर है? तो ये दो फोर्स जो होते हैं बच्चों, ये कांटेक्ट फोर्स होते हैं, मस्क्यूलर फोर्स एंड द फ्रिक्शनल फोर्स। उसी तरह नॉन कांटेक्ट फोर्स का डेफिनेशन पहले लिखते हैं। क्या लिखेंगे बताओ? अगर नहीं याद है तो यहां से द फोर्स विच एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट when the objects are not in physical contact with each other। कोई जरूरी नहीं है उसका फिजिकल कॉन्टैक्ट, नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, है ना। दूर से ही उस पर फोर्स लग जाएगा। फोर्स मतलब हमेशा दिमाग में रखना पुलर पुश, दूर से ही उसका फोर्स लग जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल बता रहे हैं, ये दोनों एग्जांपल इसका है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का बता रहे हैं। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। दूसरा लिख लो इलेक्ट्रिक फोर्स, चाहे बच्चों इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और तीसरा होता है बच्चों मैग्नेटिक फोर्स। कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली ये सही समझ। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स समझ लो। अभी मैंने आपको जो वीडियोस में दिखाया था कि मैंने सिलेंडर्स को उठाया है। अब आप मुझे बताओ उस सिलेंडर के ऊपर कितना फोर्स काम कर रहा था? एक तो मैंने उसको ऊपर खींचा, लेकिन सिलेंडर को एक और चीज़ खींच रहा है, पता है क्या? अर्थ, जो धरती है वो भी खींच रही है उसको, और धरती के चलते जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटी है, ठीक है। और वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स का एक पार्ट है। क्लियर? ग्रेविटेशन के बारे में और भी हम पढ़ेंगे क्लास 9 में। एक्चुअली इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को खींच रहा है वो सब ग्रेविटेशन की वजह से है। मगर ग्रेविटी स्पेशली अगर टर्म हम यूज करते हैं तो ये हम बात करते हैं द फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय द अर्थ, यानी धरती भी उसको खींच रही है। अगर मैं किसी भी बॉल को ऊपर फेंकूंगा तो वो नीचे आएगा, अगर मैंने ऊपर फेंका तो वो नीचे आया। तो ये नीचे क्यों आ रहा है? मैंने रस्सी से पकड़ के तो नीचे नहीं खींचा, मेरे हाथ में चुंबक तो नहीं है जो बॉल मेरे हाथ से चिपक गया, नहीं। इसका मतलब बॉल को कोई खींच रहा है, तभी तो वो नीचे आ रहा है। एक फोर्स ऐसा भी है इस बॉल के ऊपर जो लग रहा है, जो नीचे की तरफ खींच रहा है, ठीक है। यानी ग्रेविटी वो चीज है। अब आप घर में सोचो कि आप क्या क्या करते हो, है ना। जरा देखो, आप अगर एक पानी की बाल्टी उठाते हो, यानी आप धरती के फोर्स को के अपोजिट काम कर रहे हो। धरती चाहती है कि वो पानी का डब्बा या पानी की बाल्टी वहीं रहे, लेकिन आप क्या चाहते हैं? नहीं, मैं उसको उठाऊंगा। यानी आपने दोनों में झगड़ा करके उसको उठा के वहां साइड कर दिया, ठीक है। यानी कौन जीता? आप जीते। यानी आपका फोर्स ज्यादा है इसलिए आप उठा सके, ठीक है। अगर कोई भारी चीज को आप बोला जाए आप ऊपर खींचो तो आप नहीं खींच पाते, क्यों? क्योंकि धरती उसको अच्छे से पकड़ के रखी है। क्लियर है? यानी वेट के बढ़ने के साथ साथ वो सारी चीजें का इफेक्ट आता है। क्लियर है? एक नया नाम आता है बच्चों, टग ऑफ वॉर। ये नाम भी शायद छूट गया हो, मैं फिर से, टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर क्या होता है? आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा रस्सी खींचने की प्रतियोगिता होती है। क्या होता है जरा बताओ? देखते हो, दो टीम रहता है ना, एक क्लास 8A हो गया, एक क्लास 8B हो गया। दोनों के बच्चे लग गए, 10 बच्चे यहाँ 10 बच्चे वहाँ, एक रस्सी को खींच रहे हैं। बीच में एक रेफरी होगा या अंपायर होगा, उस रस्सी में बताएगा कौन सी टीम खींच लेगी। अच्छा, वो रस्सी कब तक मूव नहीं करेगी? जब तक दोनों टीम बैलेंस्ड हो, बैलेंस्ड फोर्स। क्लियर? अच्छा, कोई भी एक टीम जीतेगी, मतलब जरूर वो फोर्स अनबैलेंस्ड हो गया। अनबैलेंस्ड हो गया तो वो टीम जीत गई, एक तरफ चला गया, जो टीम खींच ली वो जीत गया। टग ऑफ वॉर, याद रहेगा, टग ऑफ वॉर। तो बच्चों ये तीन जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, ये सब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। मतलब टच करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी धरती उसको खींच रहा है। बॉल तो मैंने ऊपर फेंका था, धरती में टच नहीं है, लेकिन फिर भी धरती खींच रही है उसको, बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट के, टच का। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ द फोर्सेस। मुझे उम्मीद है कि आपने ये चैप्टर फील करके पढ़ा होगा, और नेक्स्ट वीडियोस में फिर मैं बताऊंगा प्रेशर के बारे में, ताकि आप उसको और भी अच्छे से समझ सकें। ये वीडियोस के जितने भी क्वेश्चंस हैं ट्राई करिएगा उसका आंसर्स यहाँ कमेंट करने के लिए, और आप किस जगह से हैं ये भी बताने के लिए,
ताकि मुझे पता चले कि मेरे कितने बच्चे इन सारे वीडियोज़ का फ़ायदा ले रहे हैं। टिल देन पढ़ाई करते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।